नमस्कार जनते में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उस खास पहलू की जिसका सबको इंतजार है। हम बात कर रहे हैं देश के आम बजट की। 19-20 में क्या पिटारा खुलेगा ये देखने वाली बात होगी। मोदी सरकार के पहले टर्म में अरुण जेटली वित्त मंत्री रहे और अभी ये तो जिम्मा है निर्मला सीतारमण। और हम सबसे पहले जो हमने इस सीरीज में चुना है, हमारे साथ जयपुर शहर से अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं हैं। वो बजट से किस तरह की अपेक्षा करती हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा इस नजरिए से देख रहे हैं कि आधी आबादी पहली मर्तबा लोकसभा के अंदर 78 महिलाएं जीत करके गई है। नया भारत जिसमें हर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि महिलाओं को बराबरी का हक मिल सके, और कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हम जानना चाहेंगे कि आखिर आम चर्चा क्या है, महिलाओं को किस तरह की अपेक्षा इस बार इस बजट से। चलिए तो इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलका बत्रा जी हैं, रुचि भार्गव जी हमारे साथ है, कविता जांगीर जी हमारे साथ में हैं, दीक्षा खंडेलवाल जी हमारे साथ में हैं, मैमुना नरगिस जी हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। मैं अलका जी आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले और जानना चाहूंगा कि क्या खास उम्मीदें इस बार बजट से कि हाँ ये होना चाहिए। देखिए, क्योंकि दिस ईयर 1920 जो है बजट और भारत 2.0 आ रहा है, मतलब कि डबल। सो आवर एक्सपेक्टेशंस आर आल्सो डबल, क्योंकि ये दूसरा टेन्योर है मोदी सरकार को। और हम महिलाएं भी इस बार उम्मीद कर रही हैं कि महिलाओं के लिए इस बजट में डबल ही कुछ होगा, और जिससे कि हमारा चाहे तो वो इकोनॉमिक स्टेटस हो या सोशल स्टेटस हो या सेफ्टी और सिक्योरिटी हो या किसी भी तरह की कोई चीज हो, उसमें हमको काफी अपेक्षा है। और अपेक्षा क्यों है, क्योंकि जो इस बार फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी निर्मला सीतारमण जी हैं, और निर्मला सीतारमण जी का बायोडेटा अगर देखा जाए तो शी इज सो क्वालिफाइड एंड वी हैव सो मच एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर, एंड हमारी उनसे काफी अपेक्षाएं हैं और हमको लग रहा है कि इस बार बजट अच्छा जाएगा। जहां तक सवाल है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह की, तो मैं ये मानती हूं कि इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि महिला उद्यमियों को एसएमई लेवल पे या एमएसएमई लेवल के ऊपर उनके लिए कुछ और अच्छा, जैसे कि हम काफी टाइम से डिमांड करते आ रहे हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम शुरू हो, जिससे हमें अपने छोटे मोटे उद्योग धंधे लगाने के लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े, एनओसीज के लिए दर दर ना भटकना पड़े, और अपना उद्यम लगाने के लिए जल्दी से जल्दी हमें सैंक्शंस मिल जाए, और चाहे वो एक सिंगल पेपर के ऊपर अगर हमारा फॉर्म रजिस्ट्रेशन और हमारे को करे। आई थिंक स्टेट बजट में सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसा आ रहा है, तो अगर ये आता है तो राजस्थान के लिए तो हम सोचते हैं कि बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, अगर आप देखें तो आज की डेट में भी हमारे को सेफ्टी सिक्योरिटी पे लास्ट गवर्नमेंट के टाइम में भी निर्भया फंड वगैरह तो अभी तक अनयूटिलाइज पड़ा है 80-90%, उसका कुछ यूज आना चाहिए। एंड उसको हम चाह रहे हैं क्योंकि महिलाएं जो हैं वो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील करें। आज आप कहीं गली में देखें, बाजार में देखें, गांव में देखें, शहर में देखें, हर जगह रोज के रोज 2, 4, 5, 10 किस्से आपको सुनने में पढ़ने में आते हैं, जो कि महिलाओं की सेफ्टी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके ऊपर एक काम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छे से काम होना चाहिए। अलका जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वुमेन सिक्योरिटी को लेकर के चिंता पिछली सरकार में जाहिर की गई थी, लेकिन ये बात बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि निर्भया फंड पैसे होने के बावजूद भी उसे अनयूटिलाइज पड़ा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसे हालात भी नहीं है कि, मैं तो ये कहना चाहूंगा जो उसकी गाइडलाइन बनी हुई है, हाँ जी, आप उसके अकॉर्डिंग इतना पैसा यूज होना चाहिए था कायदे से, क्योंकि सोशल सेक्टर का था ये तो सारा पैसा, और जो फॉर्म बनी हुई थी उसके आधार पर, लेकिन पैसा यूज नहीं हुआ। बड़ा ही अजीबोगरीब हालात हैं। तो हम सोचते हैं कि इस बार वो सरकार शायद उसको यूज करे और हमारी महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर कुछ करे। एक और चीज के ऊपर मैं बोलना चाहूंगी, मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी हूं, तो हम इस फैसिलिटी में, ये एक अपकमिंग सेक्टर है और शायद इकोनॉमिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट और इवन पॉलिटिशियंस आल्सो शुड अंडरस्टैंड दैट स्पोर्ट्स में वैसे भी अगर आप पिछला कुछ 10 साल को उठा के देखें तो जितने भी मेडल्स अगर हिंदुस्तान में लाए गए हैं तो महिलाओं के द्वारा ही लाए हैं, गर्ल्स ही लेके आई हैं, चाहे वो ओलंपिक्स हो चाहे कॉमनवेल्थ हो। लेकिन फिर भी अभी तक एक क्रिकेट के अलावा हमारे स्पोर्ट्स के साथ बिल्कुल स्टेप बिहेव किया जाता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जिसका ताजा किस्सा भी है कि अभी हॉकी टीम अगर हमारी महिलाओं की जीत के आई और उनके स्वागत के लिए कोई भी जना आई थिंक नहीं था वहां पे, जो विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आई थिंक वी शुड
concentrate on this sector also, and especially to the girls who are getting glory and laurel to the country. जी, मैं लौटूंगा अलका जी आपके पास। मैं मेमुना के पास जाना चाहूंगा। मैडम, आपसे जानना चाहूंगा कि अल्पसंख्यकों की बात कही है मोदी साहब ने, सबसे मेजर तो जो हमारा ध्यान जो केंद्रित हो रहा है वो है संकल्प पत्र जो बीजेपी का रहा, जिसे मैनिफेस्टो कहते हैं, उसके ऊपर तो उन्होंने कहा है कि समान अवसर की बात की है माइनॉरिटीज के लोगों के लिए भी। तो इस बजट में स्कॉलरशिप हो, चाहे मदरसा एजुकेशन को और मॉडिफाई करने की बात हो, या वुमेन सिक्योरिटी के लिए बात हो, तो ऐसी कुछ चीजें कुछ उम्मीद कर सकते हैं अल्पसंख्यक कि खासकर महिलाएं? देखिए, उम्मीद की जहां तक बात है तो अगर हम 5 साल का ग्राफ देखें तो उम्मीद नजर नहीं आती है। अब अगर वो कुछ कर सकते हैं अपनी तरफ से, हमें अच्छा कुछ हमारे लिए पॉजिटिव वो सोच रहे हैं, और उसको अंजाम जब तक नहीं देंगे तब तक माइनॉरिटी के लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो 5 साल गुजरे हैं उसमें हमें कोई भी फायदा नहीं हुआ है। चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, उन्होंने वो इशू उठाए हैं माइनॉरिटी में जिनका कोई वैल्यू ही नहीं है, ना इस्लामिक दर्जे में कोई वैल्यू है। 3 तलाक उस तरह से है ही नहीं, उस तरह से जिस तरह से वो उन्होंने शो किया है। और अगर देखा जाए तो सबसे मेन जो मुद्दा है लेडीज का, वो रेप केस का है। वो बिल्कुल रुकने का ना तो नाम ले रहा है, और ना ही उनके लिए कोई सजा है कि ऑन स्पॉट या जैसे ही मुजरिम साबित होता है उसको फौरन सजा दी जाए, ऐसा कोई भी उन्होंने फैसला नहीं किया। आपका कहना है कि महिला सुरक्षा पे बजट जो है उसे ठीक से मुकर्रर किया जाए या उसे बढ़ाया जाना चाहिए? बिल्कुल, उसको बिल्कुल पुख्ता उनको फैसला लेना पड़ेगा, बिल्कुल ऑन पेपर उनको फैसला लेना पड़ेगा। कहना नहीं है, सिर्फ करके दिखाना है, तभी माइनॉरिटी के लोग विश्वास करेंगे। और दूसरी, माइनॉरिटी के जो लेडीज हैं उनके लिए जॉब एक कैटेगरी होनी चाहिए उनके लिए। और एज अ माइनॉरिटी सर, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं फेस कर रही हूं। मैं अभी एक टेंडर भरने वाली थी, मैं एक आर्ट कंजर्वेटर भी हूं और सोशल वर्कर भी हूं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, कन्याकुमारी का एक टेंडर था। मैं बहुत सारे मंदिर में काम कर चुकी हूं और ज्यादातर मैं हिंदू रिलीजन का ही काम करती हूं, एंटीक्विटीज की कंजर्वेशन। आप जी शेड्यूल में साफ लिखा था कि कॉन्ट्रैक्टर हिंदू धर्म का होना चाहिए। ये एक बहुत शेमफुल बात है कि जहां पर लोकतंत्र बात करते हैं, लोकतंत्र की हम बात करते हैं, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के नारे लगते हैं, जहां पर हर धर्म को डेमोक्रेसी में ये कहा गया है, संविधान में ये कहा गया है कि एक ही है, यूनिटी है, वहां पर अगर उस जी शेड्यूल में ये बात आती है तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। बिल्कुल, इसे रोका जाना चाहिए। रुचि जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। आर्ट एंड कल्चर को लेकर के करने को बहुत कुछ है। मोदी साहब मन की बात में जब 47 टाइम वो कर चुके थे, तब आर्ट एंड कल्चर, भारत की खूबसूरती को आप देखें, विदेशों को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कई जगह के उन्होंने वो दिया कि वहां की कला को देखें। अब कुछ लगता है कि नया भारत का जो हम एक उस ओर बढ़ रहे हैं, मैं सपना तो नहीं कहूंगा, बिल्कुल सपने पूरे होते हैं और इच्छा शक्ति होनी चाहिए नया भारत को कंप्लीट करने की। तो यहां कुछ ऐसी झलक बजट में कुछ देखी जा सकती है? एक कलाकार के तौर पर अगर मैं बजट को देखूं तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि किसानों के लिए एक कोई स्पेशल स्कीम आए, और जो ये हो रहा है कि लोग किसानी को एज अ ऑक्यूपेशन छोड़ने की सोच रहे हैं, उस दिशा में एक बहुत ही सॉलिड कदम सबसे पहले उस पर आना चाहिए। दूसरा काम करना चाहिए एजुकेशन पर, कि एजुकेशन शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल, ना वो अमीर के लिए हो ना वो गरीब के लिए हो, हर कोई पढ़ सके और जो टैलेंटेड है वो आगे जाए, इस दिशा में दूसरा काम करना चाहिए बजट को। और तीसरा काम, हेल्थ सुविधाएं जो हैं उनके लिए सरकार को बहुत स्ट्रांगली कुछ काम करना चाहिए। उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर एंड टूरिज्म एंड एवरीथिंग एल्स कम्स। और उसमें मैं मानती हूं कि मैं पिछले 10 सालों से पॉलिटिकली भी एक्टिव हूं और कलाकार तो मैं हूं ही। आर्ट एंड कल्चर सबसे पीछे रखा जाता है, बहुत सारी चीजें की जाती हैं, और अगर बहुत ज्यादा आ भी जाएंगे तो टूरिज्म पर आ जाते हैं, बिकॉज टूरिज्म गिव्स रेवेन्यूज। पर जो आप अभी बात कर रहे थे सुरक्षा की, और हम सभी चिंतित हैं, तो उसके बारे में बहुत स्ट्रांगली कहना चाहूंगी कि जब तक कला और साहित्य समाज में बस नहीं जाएगी, उनकी आत्मा में नहीं होगी, तब तक आप कोई सुरक्षा की बात करना छोड़ दीजिए। हम मेंटली उस दौर पे जा रहे हैं जहां पर आधा मार्क्स, जहां पर 50 पैसे, जहां पर 1000 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम मॉनेटरी
गेम्स और उनके बारे में ही सोच रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जहां बच्चा 9th स्टैंडर्ड में आकर पैकेज की बात करने लगता है कि उसको कितना पैकेज मिलेगा। तो हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर हमने कला और साहित्य को प्रश्रय नहीं दिया तो धीरे धीरे ये समाज बिल्कुल जंगल राज की तरह हो जाएगा। तो मेरी तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। जहां सीधा एक अटैचमेंट होता है, खासकर हम संस्कारों की बात कर रहे हैं, अगर वो हम छोड़ना शुरू किया तो गड़बड़ हो जाएगा, और इसके लिए बजट मुकर्रर किया जाना चाहिए, खासकर आर्ट कल्चर और स्पेशली फोक आर्ट फॉर्म्स को प्रिजर्व करने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जानी चाहिए। हालांकि हमारे पास वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर्स भी हैं, संगीत नाटक एकेडमीज भी हैं, पर उनमें जैसे स्टेट की हम देखें तो पिछले पूरे टेन्योर में लास्ट के 6 महीने में संगीत नाटक एकेडमी का चेयरमैन बना, या WZCC में अगर हम देखें तो वहां कोई भी इस वक्त अथॉरिटी नहीं है जो इस काम को आगे ले जा सके। तो ये इन चीजों को मॉनिटर करना और फिर एग्जीक्यूट करना, खाली अनाउंस करने दे उससे नहीं होगा जब तक कि एग्जीक्यूशन उसका प्रॉपर ना हो। मॉनिटरिंग, बिल्कुल ये बड़ा अभाव है। सरकारें नीति योजनाएं अच्छी बनाती हैं, बजट भी मुकर्रर करती हैं, लेकिन वो हुआ कहां पे? कई बार ये होती है कि यूसी यूटिलाइज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है कि आदिवासी बेल्ट के लिए हमने ये काम किया, पता लगता है उससे तो फर्नीचर खरीद लिया। तो मुझे लगता है कि वास्तव में ऑडिट के माध्यम से हो चाहे कैसे, एक डर होना चाहिए कि जो पैसा जिस मद में आपको भेजा गया है वो वैसे ही यूज होना चाहिए। चलिए, डॉक्टर वत्सला कसाना जी हमारे साथ में है। वत्सला जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि खासकर मेडिकल एंड हेल्थ से हमारे साथ में आप और अनीता जी जुड़ी हुई हैं। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में ग्रामीण, अर्ध ग्रामीण, सिटी, इन सबको लेकर के, महिलाओं की हेल्थ को लेकर के बड़ी चिंता का एक विषय है। कहा तो ये जाता है कि बजट काफी दिया हुआ है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ में नरेंद्र मोदी साहब का क्या वास्तव में अभी भी हम जरूरत महसूस करते हैं कि महिलाओं को डिलीवरी हो, हाउसवाइफ हैं, गांव में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं मिल पाती आदिवासी बेल्ट में, तो मेडिकल को लेकर के क्या होना चाहिए? गुड इवनिंग। इस बार का जो बजट है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि एक तो एक फीमेल इसको प्रेजेंट करने वाली हैं, और दूसरा ये एनडीए का सेकंड टर्म है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी एज ए विमेन हम लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी पूरी एक विश लिस्ट है, तो जिसमें हेल्थ ऑफ कोर्स एक प्रायोरिटी है। निर्मला सीतारमन इंडस्ट्री, कॉमर्स और इन सब डिफेंस, इन सब पोर्टफोलियो डील कर चुकी हैं। इस बार वो फर्स्ट टाइम इंडिया की फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इस बार का बजट होगा वो विमेन सेंट्रिक होगा। लास्ट टाइम जो उन्होंने इंटरिम बजट निकाला था वो थोड़ा कॉमन मैन सेंट्रिक था, तो इस बार कुछ वुमेन सपोर्टिव और वुमेन सेंट्रिक बजट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हेल्थ की जहां तक बात है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं, लेकिन मैंने भी PHC पर, CHC पर, और अब तो मैं एक डायरेक्टरेट लेवल पर काम कर रही हूँ, तो मैंने देखा है ग्रास रूट लेवल पर कि जो फंड्स आते हैं वो मिडिल मैन खा जाते हैं। अब थोड़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई है कि डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बैंक में ट्रांसफर्स होते हैं, कोई जननी सुरक्षा योजना में जिसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती हैं, वहाँ पर डायरेक्ट सीधे महिलाओं के खातों में जाता है, लेकिन तभी भी हॉस्पिटल्स में बहुत सारा कमीशन जो मिडिल मैन होते हैं वो लोग खा जाते हैं। तो मेरा मानना है कि जो मिडिल मैन वाले जो कमीशन है इसको थोड़ा खत्म करा जाए, और जो योजनाएं बनी है वो कुछ योजनाएं तो टारगेटेड हैं कि आप खाली रूरल एरियाज पे, लेकिन जो टर्शरी लेवल पे जो योजनाएं उनमें बहुत सारी अभी भी दे लैकिंग मेनी थिंग्स। तो मैं चाहती हूँ कि उसमें इम्प्रूवमेंट हो। और हेल्थ के अलावा मैं चाहती हूँ कि वुमेन सेफ्टी, जैसे सब लोग बोल रहे हैं वुमेन सेफ्टी के ऊपर, तो मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में काम करती हूँ। मैं एक कॉमन महिला की तरह बस में ट्रैवल करती हूँ। व्हेन आई गो टू माई होम टाउन टू गाजियाबाद और टू भरतपुर, आई ट्रैवल इन वॉल्वोज। तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे बस में वॉल्वो जैसी जो अच्छी खासी महंगी बसेस होती हैं उसमें भी सेफ्टी नहीं होती है। अभी रिसेंटली मेरी लास्ट टाइम जब मैं व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू भरतपुर, तो वहाँ पे मैंने देखा कि बसेस में एक कंप्लेन बुक नहीं होती है। कैमरा जो मैंडेटरी होते हैं कि बसेस में कैमराज लगे होने चाहिए, वो कैमराज नहीं होते हैं। कोई वुमेन पेट्रोलिंग नहीं होती है, वुमेन पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती है कि हम शिकायत करें तो किससे शिकायत करें। वो तो आई बीइंग ए वेरी बोल्ड वुमेन मैंने बहुत स्टेप्स लिए और मैंने कंडक्टर की शिकायत करी डिपो पर जाकर, बिकॉज ही वाज मिसबिहेविंग विद मी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें जो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखी हैं कि कैमरा बस में लगना चाहिए, वो तक नहीं होता है। तो वुमेन सेफ्टी का तो वी एक्सपेक्टिंग मच, बट वी स्टिल नीड टू वर्क हार्ड ऑन इट। जी, थैंक यू। कविता जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं।
माफ करिएगा, भारती जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप सोशल सेक्टर में काम करती हैं, महिलाएं, बच्चियां, सबके लिए क्या माना जाए, स्कीम्स काफी हैं। मोदी साहब ने दावा भी किया कि महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ काम भी किया है। क्या ऐसा महसूस करते हैं कि पहले की योजनाएं बेशक लागू कर दीजिए, लेकिन बजट इतना हो कि कम से कम वो योजना सिरे चढ़ सके? देखिए, मैं सोशल सेक्टर में बात करना चाहूंगी। अभी स्टार्ट में करूंगी एसएचजी से। जो भी प्लान आता है एसएचजी के, हमारे जितने भी समूह हैं उनको ना तो वो बजट पूरा सा मिलता है, वो जो बंदर बांट होती है ना, वो ऑफिसरों में ऊपर ही होकर रह जाती है। छन के शायद 5% भी हमारे एसएचजी को नहीं मिल पाता है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्यों नहीं डायरेक्ट उसके खाते में ही जमा होता है? पहली बात। कौशल विकास पे हम बात करना चाहें तो कौशल विकास बहुत अच्छा प्रोग्राम चला था, लेकिन वो कागजों में होके रह गया। ये बहुत कड़वी सच्चाइयां हैं कि वास्तव में उस बेनिफिशियरी को कुछ भी नहीं मिला। आगे जाके वो कुछ नहीं कर पा रहा है, उसने ट्रेनिंग ली है लेकिन आगे उसको कोई बेनिफिट नहीं है। मैं इसके बाद बात करना चाहूंगी कि हमने जब भी एसएचजीज को जोड़ा है तो वो एसएचजीज या कौशल विकास से जुड़ी हुई या लघु उद्यमिता से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को अगर आप सरपंच पति की बात करते हैं ना, तो मैं यहां बताती हूँ, ये ऑफिसर हो जाते हैं, मेन सर्वे सर्वा। वो ऑफिसर अपने लेवल पे ही जो आता है बजट उसको खत्म कर देते हैं। वहां तक जब उस एसएचजी के पास वो पैसा नहीं पहुंच रहा है, आप बैंक तक जाइए, वो बैंक में जब खाता खुला तो जो मैनेजर है वो जितना परेशान मैनेजर ऑफिसर जितने हैं उस एसएचजी को करता है, शायद वो एक तरह से टॉर्चर है उस एसएचजी के लिए। तो हम क्यों नहीं उसके लिए बात करें? 78 महिला सदस्य हमारे वहां हैं। सीतारमन जी सेकंड वो बनी है हमारी वित्त मंत्री। तो मैं चाहूंगी कि महिला सेंटर्ड बजट आए, और महिला सेंटर्ड तब तक आए जब तक उस पे ग्रास रूट पे काम होना शुरू नहीं हो जाए। एक परसों पहले रोज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, अब अगर घरेलू बात करें तो हम 55% तो पहले बिजली पे दे रहे थे, अब 1 यूनिट पे किसी अडानी का पैसा चुकाना है तो 1 यूनिट पे हमको 5 रुपए और देना है, 5 पैसा और। अरे ये क्या है? मतलब 3 साल तो आप वैसे चला देंगे और 3 साल बाद हो सकता है फिर कोई प्लान ले आए। मैंने आज तक जो रेट बढ़ गई उसको कम होते नहीं देखा है, वो बढ़ती ही है। तो ये चीजें हम क्यों कर रहे हैं लागू, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूं, तो मैं आपको बताऊं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान की बात करें, क्योंकि ये देखिए स्टेट गवर्नमेंट का एक्शन प्लान होता है कि आपको किस तरह से पैसा बढ़ाना है, बिजली का हो, रोडवेज का किराया जी। ट्रेन में अगर पैसा बढ़ता है या कम होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगा, संकल्प पत्र में यह बात कही है कि महिलाओं के लिए समान अवसर और समान अधिकार की बात की गई है। इसमें क्या चाहते हैं कि किस तरह का अधिकार हो? जैसे अभी बात निकल के आ रही है, अलका जी ने कहा, जी जी उन्होंने जो भी बात निकल के कि रोजगार के अवसर समान होने चाहिए। अगर रोजगार के अवसर समान होंगे, हम उनको बजट में तो बराबर लेके आए। आपने जब हम आईटीआर बनवाते हैं उसमें में कॉमनली आपने कर दिया कि 10 और 5 लाख पे नहीं लगेगा, लेकिन क्या महिलाओं के लिए कुछ रिडक्शन है? महिलाओं को जब तक आप वो नहीं देंगे, आपने 10 लाख तक पुरुषों के लिए कर दिया कि आप बिना किसी मतलब बिना मॉर्गेज के आप ले सकते हैं, आपको कोई धरोहर नहीं रखनी है वहां पे, तो ये महिलाओं के लिए क्यों नहीं है? आपको वो भी करना पड़ेगा कि महिला उद्यमी है तो उसको आपको ज्यादा केयर करनी है। मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या ही सर्वे है कि कोई भी एसएचजी, कोई भी महिला उद्यमी कभी भी बैंक की फॉल्टी नहीं होती है। ये जो फॉल्ट होते हैं ना, ये 80% पुरुषों की तरफ से होते हैं। महिला उद्यमी बहुत बहुत अच्छा काम, हमारे साहिबा भी हमारा मेरा सहयोग कर रही है, आपके सिस्टम को सैल्यूट करते हैं जी, और होना चाहिए। देखिए बजट में मुझे तो लगता है कि वास्तव में इंडस्ट्रीज हो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो बातें भी होती हैं, हमारी कुछ गर्ल्स से भी बात हुई, ऐसी महिलाओं से बात हुई जो अपना खुद का अपना बिजनेस करती हैं जी। उनका ये कहना होता है कि हमें एक तो इंडस्ट्री में थोड़ी सुविधाएं इस तरह की हो कि हम जब पूरी तरह से डूब के उसमें काम करते हैं लेकिन बेनिफिट्स नहीं हो। जैसे एकल खिड़की की बात अलका बत्रा जी ने की अभी, ये कहा जाता है कि सिंगल विंडो सिस्टम है। सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब सिर्फ अभी ये हो रहा है कि पूरी बिल्डिंग में कोई एक विंडो है जिसके अंदर सारे लोग आओ और जाओ, ये नहीं होना चाहिए। सिंगल विंडो का मतलब एक क्लियरेंस सारी चीजों का एक ही जगह पे हो ताकि किसी को भटकना ना पड़े। और मैं तो कहना चाहूंगा कि जिस गुजरात मॉडल को लेकर के नरेंद्र मोदी जी चर्चित तो है कि वहां पे सब फाइल पीछे दौड़ती है, मैंने तो सुना, खैर मेरे को अवसर नहीं मिला ये देखने का,
तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करें, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे निवेश का माहौल बनाना बहुत जरूरी है, वो नहीं बन पा रहा है। और सबसे सफल गवर्नमेंट वही कहा जाता है कि आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका सिस्टम बहुत ही बेहतर है। मैं आऊंगा अभी आपके पास में वापस भारती जी, मैं डॉक्टर अनीता गौतम जी के पास जाना चाहूंगा। अनीता जी आपके पास आना चाहूंगा। हमने बहुत बार डिस्कस किया महिलाओं को लेकर के, निर्भया केस को भी हमने बहुत किया। कुछ हालात सुधरते दिखाई दे रहे हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन वर्षों बाद में, नहीं वर्षों बाद तो नहीं कहूंगा, खैर मनमोहन सिंह जी को लगातार 2 टर्म पूरे करने का अवसर मिला, मोदी जी भी उसी रूट में है, लेकिन भरोसे की बात है क्योंकि मेजोरिटी काफी है इनके पास में, कुछ भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। महिलाओं को कुछ ऐसा भरोसा है अब की बार कि हाँ नया भारत, नया बजट जिसमें कुछ नई उम्मीदें हों? देखिए, आपने जो निर्भया केस के बारे में बात करी है, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करी है कि हालात सुधर रहे हैं क्या, ये आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? यहाँ पे मौजूद हर एक शख्स और जो देख रहा है टीवी, इस वक्त टीवी के सामने, उसे भी पता है कि हालात कहीं नहीं सुधरे। आज भी हम वहीं पे हैं, आज भी हम अपनी बच्चियों को बाहर भेजते हुए डरते हैं। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है उस केस के बाद में मेरे को इतना डर बैठ गया कि मैं अपनी बच्ची को स्कूल भी अकेले नहीं भेज सकती हूँ। अगर वो जाती है तो या तो मैं जाती हूँ, हमारे फैमिली मेंबर में से कोई जाता है। जो ड्राइवर हमारे साथ 10 सालों से है, अभी भी हम पे उस पर हमारा उतना विश्वास नहीं है कि जाने क्या हो जाएगा। बच्ची को हम बाहर खेलती है, कितने केसेस रहते आते हैं कि बाहर बच्ची सड़क पे खेल रही है, सड़क पे से उठा के ले गए घर के सामने से। तो मेरे को तो नहीं लगता कि सुधार हुआ है, कुछ हालात सुधरे। रही बात सरकार की, सरकार तब भी थी अब भी है, पर हाँ हमें इसके बारे में थोड़ा सा और पुख्ता वो करना पड़ेगा कि और सख्ती बरतनी पड़ेगी। जानती हूँ कि बहुत सारे लॉज भी बन गए, अभी लॉज और सख्त भी हो गए हैं, सीधे सजाए मौत मिलती है, पर फिर भी उनकी कितनी, अगर हम गिनती पे गिने तो कितने लोगों को मिली है सजाए मौत? अगर पेपर उठा के देखते हैं तो हर पेपर में हर दूसरे दिन एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप होता है, पर अगर हम देखें कि कितनों को सजा मिली है तो नहीं। कारण क्या है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सबूत नहीं होते हैं, वो छूट जाते हैं, बाहर आते हैं, बाहर आके किसी और बड़े इसको क्राइम को अंजाम देते हैं। दूसरी बात, हिम्मत खुल जाती है उनका, वो लगता है कि नहीं ये लॉज जो बने इसके अंदर कई सारे ब्रेक है। अनीता जी आप एक खुद डॉक्टर भी हैं, बिल्कुल हम उस एंगल से देखना चाहेंगे। हेल्थ का एक बड़ा इश्यू है महिलाओं को लेकर के। ये बात तो सही है कि उज्ज्वला योजना जो नरेंद्र मोदी जी ने चालू की गांव में, उससे ईंधन के लिए, उसका बेनिफिट तो मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसा कुछ चाहते हैं आप कि आपने तो देखा भी होगा, कैंप्स भी किए हैं महिलाओं को, खासकर रूरल बेल्ट में, ग्रामीण भारत की जो बात है वो भी तो नए भारत का सपना देख सकता है। वहां किस तरह की जरूरतें हैं अभी? बिल्कुल, देखिए हम अभी बहुत डिजिटल इंडिया बनते जा रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं आ रही हैं, बहुत साइंटिफिक हमारी रिसर्च हो रही है, पर वो साइंटिफिक रिसर्च कहाँ, एक ऊपरी लेवल पे ही है। जो कि हमारा इंडिया है 80 का कहा 50 मोर देन 50-60% जो इंडिया वो गांवों में बसता है, पर वो जो सुविधाएं गांवों तक नहीं पहुंच रही है। हम बहुत सारी चीजें इजाद करें, नई नई मेडिसिन इजाद करें, पर वो लेवल वो पहुंच नहीं रहा है, तो सुविधा पहुंच नहीं रही है। तो सबसे बड़ी एक पहली चीज तो कि वो जो सुविधाएं हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, वो घर घर तक पहुंचे, वो एक चीज की हमें जरूरत महसूस होती है कि लोगों तक उसके बारे में जानकारी पहुंचे। बहुत सारी चीजें बनाई है, लॉज बनाए हैं, जैसे इंडस्ट्रीज के लिए है, महिलाओं के लिए बहुत सारे लॉज बनाए, पर उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। मेरे ख्याल से सबसे पहले जो हमें काम करना है, इन सब चीजों के बारे में जो जानकारी है वो हमें घर घर तक पहुंचानी है, ताकि लोग अवेयरनेस का अभाव। दूसरी बड़ी चीज, हम हाइजीन की बात करते हैं, महिला हाइजीन की बात करते हैं, सैनिटरी पैड्स की बात करते हैं। आजकल तो महिलाएं इसके बारे में खुल के बोलती है, पर मैंने देखा है कि कई बार उनकी सैनिटरी पैड्स की जो वैल्यूज है, टैक्स है, उस पर बढ़ा दिया गया है, जबकि हमें मालूम है ये तो एक महिला के जिंदगी का अहम हिस्सा है, उस पर टैक्स क्यों बढ़ाना? आप टैक्स बढ़ाओ ना, इस पे गुटखे पे बढ़ाओ, शराब पे बढ़ाओ, जो चीजें आपके जीवन को खराब करती है उसको महंगा करो ना। क्यों आप सैनिटरी पैड्स को महंगा करके, और एक तरफ उसको महंगा करते हैं, दूसरी तरफ उनको ये योजनाएं बनाते हैं कि हम घर घर जाके उनको फ्री बांटेंगे। मेरे हिसाब से फ्री बांटने के बजाय आप ऐसे स्लम्स एरियाज के अंदर वो एक बैंक होता है ना, जिसके अंदर महिलाओं को इन्वॉल्व करते हैं और एक कम रेट के अंदर सैनिटरी पैड्स बनाने का उनको हिनर सिखाते हैं, ताकि वो उनकी एक इनकम भी हो, महिलाओं के बारे में उनकी अवेयरनेस भी फैले और वो उस चीज को यूज करे, और जो मेडिकल हेल्थ के बारे में और स्वच्छता के बारे में हम बात करते हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैले। मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौट।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं बजट 2019-20। बजट में उम्मीदें कर सकते हैं, बजट में आएगा क्या, यह तो तय करना है नरेंद्र मोदी जी को और निर्मला सीतारमण जी को। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वही बजट पेश करते हैं, तो निर्मला जी पहले फाइनेंस मिनिस्टर एज ए वुमेन, और क्या निकलता उनके पिटारे से सबकी निगाहें 5 तारीख के लिए टिकी हुई हैं। चारू गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। चारू जी, आप से मैं जानना चाहूंगा कि महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल सके, इसके लिए किस तरह की उम्मीद की जानी चाहिए कि काश ऐसा हो, शामिल किया जा सके, तो क्या होना चाहिए? देखिए, हम बहुत सारी महिलाएं देश की आशान्वित है, क्योंकि इस बार एक महिला वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, तो उस के नाते हम सब ये चाहते हैं कि महिलाओं को एक समान अवसर मिले, और समान अवसर के नाते महिलाएं जो है वो शिक्षा से जुड़े, बच्चियां जो हैं आगे तक वो बढ़ सके। और इसके अलावा जो रोजगार की जो रही बात, तो पढ़ाई लिखाई होने के बाद उसको जो अवसर मिलना चाहिए उद्यमी के रूप में या नौकरी के रूप में, तो उसको तरीके से मिल सके। जहां तक अभी जैसे बात हो रही थी कि क्लियरेंस नहीं होते हैं, या कुछ उनको जो जब महिलाएं उद्यम स्थापित करना चाहती है तो उनको बहुत सारी चीजों का पता नहीं होता, तो गवर्नमेंट की कई स्कीम्स हैं, लेकिन उन स्कीम्स का प्रॉपर तरीके से लोगों को उसका अवेयरनेस हो। जैसे उद्यमी मित्र स्कीम है, तो वहां पे महिलाएं जाएं, पूछ सके, समझ सके, और कुछ उनके इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम किया जाए ताकि वो स्व प्रेरित होकर के अपना हुनर, अपना उद्यम स्थापित कर सके। इस बार हम ये चाहते हैं कि चूंकि एफडीआई धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे बीच में आ चुका है, और ये हमारे जो है रग रग में धीरे धीरे समाता जा रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे कुटीर उद्योग धंधे जो है, खादी है, वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। जबकि अगर किसी महिला को स्वावलंबी बनाना है तो उसके लिए छोटे मोटे घरेलू उद्योग, रोजगार, खादी, इस तरह की जो चीजें हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो अपना गुजारा कर सके। क्योंकि भारत जो है वो ग्रामीण देशों में, ग्रामीण क्षेत्र में उसमें महिलाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा है, और वो बहुत कुछ उनमें हुनर होता है लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाती। तो ऐसे छोटे जो रोजगार है वो उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं, स्वावलंबी कर सकते हैं, और उनके अंदर एक दृढ़ निश्चय और उनके अंदर एक अपने आप में एक अलग प्रतिभा जो होती है वो भी हमको देखने को मिलती है। तो इस तरह के कटूर उद्योगों को बढ़ा करके हम महिलाओं को आगे स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर सके हैं। नई बच्चियों को तो कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आगे बढ़ाया ही जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगी जो पॉश एक्ट आया है उसकी वजह से कई कंपनीज लड़कियों को जो है सर्विस देने के अंदर हिचकिचाने लगी है। तो उस एक्ट के अंदर भी कुछ इस तरह के प्रावधान हो कि जो कंपनीज जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए उसके अंदर भी, कि उसके 80% महिलाएं तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक महिलाओं को अवसर नहीं मिलेंगी, उनकी पढ़ाई है, उनकी योग्यता है, उनकी प्रतिभा है, हम उसको कहां पर अपनी दुनिया में दिखा पाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। 2 फायदे हो गए, एक तो एसएसजी की बात जो अभी भारती जी ने की, और आप भी कुटीर उद्योग की बात कर रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के अवसर स्वयं सहायता समूह के जरिए, कुटीर उद्योग के जरिए, महिलाएं मसाले बनाती हैं, कुछ भी बनाती हैं, कुछ ऐसा किया जाना चाहिए। उससे 2 बेनिफिट मुझे दिखाई देते हैं। एक तो ओवर क्राउडेड जो हमारे मेट्रो सिटी जो या सेमी सिटी जो हो रहे हैं, क्योंकि आप जब सुविधाएं, रोजगार के अवसर वो देंगे, तो मुझे लगता है कि जैसे हम ऑर्गेनिक फूड पे ध्यान दे रहे हैं, वैसे ही लोग गांवों की ओर पलायन करें। खास वहां व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तब कुछ लोग करेंगे। अभी ये देखिए कि अभी पहले तो एक गांव होता था, आज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है, एक गांव तो उन्हीं में घुसे बैठे हुए हैं। तो जो संकट आने वाले दिनों में होने वाला है, मुझे लगता है कि मोदी जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए, चाहे महिलाओं के लिए ही कहे, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह है उनके लिए करें, लेकिन एटलीस्ट इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि गांव से पलायन रुक सके और जो सिटी है और क्राउडेड भी ना हो। चलो मैं दीक्षा जी के पास में जाना चाहूंगा। दीक्षा जी, आप एक पार्टी के वर्कर भी हैं, पदाधिकारी हैं। मोदी साहब ने एक बात कही है अपने स्वराज संकल्प पत्र को देखते हुए, जो उन्होंने एक ब्रीफिंग नोट बनाया, उसमें आरक्षण के लिए वचनबद्ध है। मैं 25 साल से सुन रहा हूं कि वचनबद्धता में, ये नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ने कोई वादा किया, इससे पहले भी जो पार्टियां, जो मुखिया बनकर के बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि हम 33% आरक्षण चाहते हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। अभी एक बार फिर आपकी पार्टी ने इसे मैनिफेस्टो में शामिल किया है। एक मैं दूसरी बात और जानना चाहूंगा, 2 जिक्र किए उन्होंने, महिला प्रेरित विकास
और महिलाओं के लिए एक गरिमामयी जीवन, तो वो कैसे उपलब्ध कराएंगे? क्या होना चाहिए बजट में? कहीं मैनिफेस्टो का झलक दिखाई देगा? देखिए योगेंद्र जी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता ने जो विश्वास दिखाया, वो विश्वास देश की आधी आबादी जो है महिलाएं, उनका भी बढ़ चढ़ करके दिखा। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी एक पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो मन की बात या कोई भी ऐसे माध्यम से जनता की हर एक प्राइमरी फेस जो नीड होती है उन सब मुद्दों को बाहर लाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे सुझाव पूछते हैं और उनकी जरूरत के हिसाब से वो चीज उनके लिए वो उपलब्ध कराते हैं। दूसरी बात, हम लोग बात करते हैं गांव की। गांव में आज आप ये देखिए जिस तरीके से बिजली पहुंच रही है, आजादी के 70 साल बाद अब भी गांव ऐसे थे जहां बिजली ही नहीं पहुंची थी। 16,856 ऐसे गांव जहां हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को बाधित कर दिया कि आप वोट मांगने तब जाएंगे जब आप इन सब गांवों को समस्या मुक्त कर देंगे, पहली शुरुआत। दूसरी बात, महिलाओं को जो लोन दिया जाता है उसकी दर कम हो, इसलिए जो नेशनल हाउसिंग इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि गांव को समस्या मुक्त की बात कर रहे हैं कि वोट तभी जाएंगे? जी, मैं ओवरऑल आपको एक बात बता रही हूं, नरेंद्र मोदी जी से जो जनता को उम्मीदें हैं उस पर वो पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। बीइंग ए विमेन मैं पहले बात करूंगी, उसके बाद पार्टी वर्कर की मैं बात करूंगी। अगर मैं एक महिला हूं और महिला वित्त मंत्री है, दीक्षा जी महिला वित्त मंत्री है। दीक्षा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम लोग इतने गेस्ट बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आप सोट करके आप बजट पे फोकस रखें। मैं सभी से गुजारिश कराऊंगा बजट पे आए, बजट पे उम्मीद क्या गांव में जो सैनिटेशन था प्रॉब्लम 42% से इंक्रीज होकर के 60% हो गया। शौचालय के माध्यम से उन्होंने भारतवर्ष की सभी बहनों को एक सफाई की और एक उनकी हेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी था, स्वच्छता के लिए और उनकी खुद की पर्सनल चीजों के लिए उन्होंने वो शुरुआत किया। मैं वही तो आपको बता रही हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, समय कम है, ये सबको मालूम आप नहीं कहेंगे तो हमने तारीफ की है, हमने तारीफ की। उज्ज्वला योजना बहुत अच्छी योजना आई आपकी, अच्छी बात है। आपने कहा कि शौचालय बनाने की बात कही, स्वच्छ भारत मिशन में एक अच्छी पहल है, लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कितनी जो चर्चाएं हो रही है या मैनिफेस्टो में से कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं कि 5 तारीख को जो बजट 2019-20 का आएगा, जो बजट होगा, सारी चीजों को देखकर रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। ये जो बजट होगा योगेंद्र जी, ये अब तक का सबसे बेहतरीन बजट होगा, क्योंकि इस बार महिलाओं की बात लेकर के महिला सांसद वहां बैठी है जो महिलाओं की बात और महिला की जरूरतों को उठाएंगी। दूसरी बात, जब खुद वित्त मंत्री महिला है तो वो बहुत बारीकी से जानती है भारतवर्ष की महिलाओं की समस्या भी, चाहे वो हम लोग बिजनेस की बात करें, विमेंस की, हम लोग लघु उद्योगों की बात करें, विमेंस की घरेलू जो जरूरत है उसकी बात करें। ये सब चीजों को बेहतरी से जानने वाली मंत्री को ये मंत्रालय दिया गया है बहुत बेहतर तरीके से। एक मुझे कोई ऐसी योजना आप ये बता दीजिए कि दीक्षा खंडेलवाल ये चाहती हैं, देखिए जरूरतें सबकी हैं, मैं एज ए जर्नलिस्ट, एज ए इंडियन, मैं कुछ अपनी डिमांड कर सकता हूं, जैसे सब महिलाएं हैं, ये सब सिक्योर भी हैं, अपने दम पे काम भी कर सकती हैं, लेकिन जब सब्जी लेने जाती हैं, घर में आया आती है, उसके बच्चे, उनकी फिक्र है। यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको मैं ये चाहता हूँ कि आप भी देखते होंगे ऐसा क्या होना चाहिए बजट में, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा प्रश्न, इसका मैं आपका स्वागत करती हूँ योगेंद्र जी। मैं खुद महिला हूँ, मेरी खुद की एक बिटिया है, और क्योंकि भारत में हम देखते आ रहे हैं कई ऐसे कभी कानून बने नहीं, जबकि भारत की एक प्रधानमंत्री महिला भी रह चुकी है, उसके बाद भी भारत में ऐसे कोई कानून नहीं है जिसमें महिला या बच्चियों के साथ कोई सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से अच्छी हो। लेकिन नहीं, पहले भी होता था। आप ये चारू जी ये बात नहीं कह सकते कि आप पहले नहीं होता था। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जल्दी पता चलता है, पहले भी ये होता था। जिस तरीके से भारत की पहली वित्त मंत्री वही प्रधानमंत्री, और मैं वही कह रही हूँ महिला प्रधानमंत्री जो खुद महिला होने के बाद भारतवर्ष के गांव और घर महिलाओं की जरूरत ही नहीं जान पाई, वो महिला ने कुछ ऐसे कानून नहीं बनाए, लेकिन मोदी जी ने समझा। आज फास्ट ट्रैक के माध्यम से दीक्षा जी होना क्या चाहिए, मैं तो ये चाह रहा हूँ बजट में आपकी तरफ से कोई ऐसा पहले जिसको आप क्या शामिल क्या करना चाहिए। इस बार का जो बजट होगा, पिछले बजट से इस बार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का बजट बढ़ने की बहुत हद तक हम लोगों को एक्सपेक्टेशन है। जो होना भी चाहिए 5,000 करोड़ तक का उसका बजट बढ़ने का है, और जो बजट बढ़ेगा वो आंगनबाड़ी वाली महिलाओं की सैलरीज और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जो भोजन केंद्र सरकार द्वारा मिलता है उस पर वो बजट सबसे ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी जरूरत है कि गर्भवती महिलाओं को
गर्भवती महिलाओं को जिस तरीके से पोषण आहार भारत सरकार देती है उसमें इजाफा होगा, उसकी बेहतरी के लिए काम होगा। दूसरा, जो प्रेग्नेंट महिलाओं के अकाउंट्स में 6,000 रुपीज आते थे वो डायरेक्ट आ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी उनकी महिलाओं की जरूरत और सरकार की एक उपलब्धि है। उसको बढ़ाया जा सकता है। किस तरीके से बिल्कुल ये बढ़ेगा। ये जो पूरा बजट और विस्तार के लिए पिछली बार बीजेपी की सरकार थी, राज्य में भी और केंद्र में भी। उसके बाद भी मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए जो बजट केंद्र से आवंटित हुआ था वो कई जो सेक्टर्स में है वो वापस लौटा है, चाहे तो आप पता कर लीजिए। और इसमें जो मेन इस बार जो योजना के साथ आएगा, नहीं बिल्कुल इस बार मोदी जी का फुल टारगेट है योजना को और विस्तार करना। मैं चाहता हूँ सब लोग एक बार जरूर बोलें, अधिक लाभ पहुंचाना। चलिए अलका जी, मैं बहुत शॉर्ट में चाहूंगा कि वास्तव में ये होना चाहिए, क्योंकि आप एक उद्यमी भी हैं। मैं एक महिला उद्यमी, आप कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर और सेल्फ स्टार्टर हूं, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि अभी तक महिलाओं के क्षेत्र में उद्यम के लिए, उद्यम लगाने के लिए कोई खास कॉन्क्रीट काम नहीं हुआ है, जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में आए और हम जैसे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस महिलाओं को उद्यम लगाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिले। और हम इसीलिए एक्सपेक्ट करें क्योंकि इस बार जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, शी इज ऑल्सो अ फीमेल। और रही बात की बात गांव में और उसके आप लोग जो अब तक की बातें कर रहे थे, तो मैं ये कह रही हूँ कि इस बार जो वोट हमने बहुमत से सरकार को जिता के इसलिए भेजा है, वहां पे किसी भी कैंडिडेट का चेहरा नहीं दे गया है, सबने मोदी जी को वोट दिया। तो उम्मीदें बड़ी है, कुल मिलाकर ये मानी जा सकती है उनसे बड़ी है। चलिए मैं आऊंगा, मैमुना आपके पास में आना चाहूंगा। अल्पसंख्यकों के लिए एक बात और कही है मोदी साहब ने, समावेशी विकास का जिक्र है। देखिए मैं ये तो कहना चाहूंगा कि मैं जिस पन्ने को लेकर के बैठा हूं ये संकल्प पत्र है बीजेपी का, ये 5 साल के लिए बना है। लेकिन जिस तरह से मेजोरिटी मिली है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मोदी जी ने एक बार जरूर कहा था अपने उद्बोधन में कि बड़ा बहुमत एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेके आता है। तो जिम्मेदारी नहीं है, उम्मीदों का सैलाब भी है इसके साथ में। तो किस तरह की उम्मीद की जा सकती है? समावेशी विकास की बात कर रहे हो सर। ये जो अब जो उनकी जीत हुई है उसके बाद से जो हादसे माइनॉरिटी के ऊपर हो रहे हैं उसको लेके तो उम्मीद हो नहीं रही है। मॉब लिंचिंग की जो हरकत हो रही है, देखिए मैं एक तो सबसे पहले लोगों से ये कहना चाहूंगी कि इसको मॉब लिंचिंग कहना छोड़ दें। ये एक पॉलिटिकल मर्डर है, ये है ही नहीं मॉब लिंचिंग। आप अखलाक वाला केस देख लीजिए सर, अखलाक वाले केस में अखलाक को मारने वाले जेल में जाते हैं, उसका एक आदमी मर जाता है, बीजेपी का मिनिस्टर वहां पर जाता है और उसके ऊपर तिरंगा लगा के आता है। उसके बाद पहलू खान के मारने वालों को बीजेपी 4 लोगों को गवर्नमेंट जॉब देती है। और आसिफा वाले केस ये किसने कहा आपका जॉब वाली बात किसने कही? ये है, आप नेट पे देखिए निकाल। लेकिन ये बीजेपी नहीं दे सकती। देखिए हो सकता है कि अपनी योग्यता के अनुसार वो देखो टीचर बन सकते हैं कोई। आसिफा वाले केस में भी आप देख लीजिए। मैमुना जी, मैं देखिए कुछ चीजों के लिए मैं माफी चाहूंगा कि ये संभव नहीं हो सकता है कि उनको उपलब्ध किया जा सके। नहीं है, कोई सिमिलर नहीं है मैम। 5 साल का ग्राफ देख लीजिए, कोई सिमिलर नहीं है। हम चलिए मैमुना जी, समय कम है, मैं जानना माइनॉरिटी प्रॉब्लम में है दिशा जी, मैं माफी चाहूंगा। देखिए बजट 5 साल नहीं है, डेमोक्रेसी को मेजोरिटी और माइनॉरिटी बना दिया है देश को। देखिए ये डायरेक्ट नहीं है, नहीं देखिए मेजोरिटी और माइनॉरिटी का देश बना दिया, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है एक तरह से। लोग कानून को हाथों में ले रहे हैं। जी तो इसके लिए होना, हम बजट पे चले। मैमुना जी हमें चाहेंगे कि होना क्या चाहिए बजट पे आए। देखिए ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके, बजट ऑन बजट। सबसे पहले कानून सख्त आने चाहिए। प्लीज दीक्षा जी, मैं सिर्फ कुछ नहीं चाहती। हाँ बजट किसी पे कोई उंगली नहीं उठाना चाहती, मैं सबूत चाहती हूँ, ऑन पेपर सबूत। पूरी माइनॉरिटी की तरफ से मैं ये चाहती हूँ, मेरी पूरी माइनॉरिटी ये चाहती है कि हम जबान पे यकीन नहीं करेंगे जब तक वो ऑन पेपर नहीं आएगा और उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं रुचि जी आपके पास में आना चाहूंगा एक बार। आर्ट एंड कल्चर को लेकर हमने बात किया, मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप लोग सेल्फ एम्पावर्ड भी है लेकिन घर की जिम्मेदारियां भी हैं, क्योंकि इस पहलू को हम छोड़ रहे हैं सब लोग। तो वास्तव में एक गृहिणी परिवार में कोई होंगी, आपकी फ्रेंड होगी, वो किस तरह की उम्मीद करते हैं कि हाँ रसोई का भी तो कुछ ख्याल होना चाहिए बजट में?
वो मुझे लगता है कि जीएसटी का जो स्लैब है उसको रिकंसिडर आई होप निर्मला सीतारमन करेंगी, और कुछ जो घरेलू डेली काम में आने वाली चीजें हैं उन पर से वो स्लैब कम होगा तो शायद घर में फर्क पड़ेगा महंगाई में, अदरवाइज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज होम। हाँ, और दूसरी बात आर्ट एंड कल्चर के लिए तो मैं चाहूंगी कि सरकार कोई ऐसी योजना लाए जहां पर भारत भर में से लोगों को चुना जाए और उन लोगों को उनका इंटरैक्शन, उनका एक्सपोजर, उनकी ट्रेनिंग वो इंटरनेशनल लेवल पर जाए, उस पर काम किया जाए जो हो नहीं रहा है। और धीरे धीरे ह्यूमैनिटीज और लिटरेचर और सारी आर्ट फॉर्म्स धीरे धीरे हमारे करिकुलम में से खत्म हो रही हैं, स्कूल्स में से और कॉलेजेस में से, तो वहां पर वो कैसे वापस से उनको रीइंस्टॉल किया जाए, इस पर सरकार को जरूर काम करना चाहिए। जी चलिए डॉक्टर वत्सना, वापस एक बार मैं आपके पास में आना चाहूंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम छोड़ रहे हों और वास्तव में ये होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में काम करती हूँ और मैं फुल टाइम मेरी जॉब है सुबह 9:30 to 6, और मेरे हस्बैंड भी वर्किंग है और हम लोग दोनों ट्रांसफरेबल जॉब्स में, मैं अलग रहती हूँ, मेरे हस्बैंड अलग रहते हैं, मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पे रहती हूँ। तो आजकल जमाना है कि दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, वर्किंग फीमेल्स ही वर्क करती हैं, तो बच्चे थोड़े इग्नोर हो जाते हैं। मेरे बच्चे स्कूल के बाद में डे केयर जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू करी थी, नेशनल क्रेच स्कीम, पर उसमें जो बजट आया था वो 200 करोड़ से 120 करोड़ के पे शिफ्ट हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो बजट है ये थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा फोकस करें कि नेशनल क्रेच स्कीम को में थोड़ा सा इसको बढ़ावा दें। ये मैनिफेस्टो में भी जिक्र है इसका, अच्छी बात, अगर ये हो तो होना भी चाहिए। जैसे देखिए, मैंने फिर कहा कि हर सरकार की नीयत बहुत अच्छी होती है, नीयत किसी की खोटी नहीं होती है, लेकिन आप जो बजट मुकर्रर करें उसको प्रैक्टिकली बनाइए, और प्रैक्टिकली के साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है कि वास्तव में, क्योंकि देखिए राजीव गांधी ने एक बात कही थी अलवर के खेडली में कि 1 रुपए भेजते हैं 15 पैसे आते हैं। यह बात अच्छी है कि जो बेनिफिशरीज हैं उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आता है, बहुत बढ़िया बात है, कुछ सुधार हुआ है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा हालात ज्यादा नहीं सुधरे हैं अभी तक। अभी जैसे 200 करोड़ रुपए अगर आप बजट में मुकर्रर कर रहे हैं 120 करोड़ पे, और उस 120 करोड़ रुपए को भी खर्च कैसे हो रहे हैं कि वास्तव में जरूरत की जगह हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस ओर ध्यान देना जाना चाहिए। बजट आर्ट एंड कल्चर फील्ड से ही हूँ। एक चीज जो मैं सबसे ज्यादा सफर कर रही हूँ, मैं सर्विस देती हूँ आर्ट एंड कल्चर में, कंजर्वेटर हूँ। मेरा जो मटेरियल में खर्च होता है वो ना की बराबर है। जैसे 5 लाख का अगर टेंडर है तो मान के चलिए 50,000 मटेरियल में खर्च होता है, बस उस 50,000 का 18% मुझे मिल जाता है। लेकिन जो मैं 3 लाख लेबर को दे रही हूँ उसका मुझे कोई 18% नहीं मिल रहा। तो उसमें क्या है, मैं बहुत ही गलत बात है, 18% जीएसटी, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा उसका। स्टेज पे देखिए मूवी जो अगर बनती है वहां ठीक है, लेकिन स्टेज को, इस कल्चर को अगर बढ़ाना है आपको, मैं जितना खर्च कर रही हूँ जीएसटी से कॉमन महिला को बिल्कुल भूल गए, हम यहाँ बिल्कुल गृहिणी को भूल गए हैं जो रीढ़ है समाज की। और इसलिए मैं एक बात कहूंगी, बिल्कुल वेट खत्म कर देना चाहिए, कम से कम दलहन पे। तो आप कहते हैं सब्जी सस्ती नहीं हो सकती, लेकिन दलहन पे वेट तो आप खत्म कर सकते हैं ना। हर पैकेजिंग मटेरियल, दाल हो चाहे आटा हो, उस पे आपने वेट लगा रखा है, उस वेट को बिल्कुल खत्म करना चाहिए। ये हर गृहिणी की तरफ से मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो समाज का रीढ़ है, वो हमारी बैकबोन है गृहिणी। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट महिला उतना समाज में अपना रोल नहीं निभाती जितना एक गृहिणी निभाती है। जी बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर गौतम, आपके पास फिर मैं एक बार आना चाहूंगा कि कुछ ऐसे, क्योंकि हम ग्रामीण स्वास्थ्य को नहीं टच कर पा रहे हैं, आदिवासी बेल्ट को नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम से जो, हालांकि देखिए हेल्थ का जो काम है स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, लेकिन नेशनल स्कीम्स चल रही हैं जो वास्तव में लागू, और उसकी मॉनिटरिंग समय समय पे होनी चाहिए। देखिए हेल्थ हमारा बहुत इश्यू है सिक्योरिटी के साथ साथ, जो आज भी हम देखते हैं कि एम्बुलेंस की जगह, एम्बुलेंस तो छोड़िए, एक चद्दर लगाते हैं, बीच में एक लकड़ी लगाते हैं और 2 लोग उसको एम्बुलेंस की तरह लेकर के आते हैं। सोचिए हम नए भारत की जो तस्वीर है आज, अगर उससे हम बाहर निकल नहीं पाएंगे तो केवल ये नहीं है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं उन्हीं को हम नए भारत के, उसमें चमचमाती रोडें हैं, वीआईपी के लिए बहुत अच्छा सब व्यवस्था है, कि हम आज भी गांव की जो तस्वीर है अगर वो सुधरेगी तो मुझे लगता है कि सुदृढ़ भारत वहीं से कहलाएगा। डॉक्टर साहब,
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि हेल्थ सेक्टर के अंदर बजट को एक पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हेल्थ के अंदर वो कितना पैसा दे रहा है और उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्थ सेक्टर के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आप जैसा कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है कि अभी दूर तक जो गांवों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच रही है। एम्बुलेंस तो मेरे ख्याल से बहुत दूर की बात है, गांव के लोग ही जब बिल्कुल डिलीवरी होने वाली है तब वो अपने जीपों में या फिर अपने साधन के अंदर, ट्रैक्टर्स के अंदर लेडी को लेकर आते हैं। और कई बार तो मेरे ख्याल से कई बार देखा गया है कि डिलीवरी रास्ते में ही हो जाती है, जिसकी वजह से माँ और बच्चे दोनों की जान बहुत मतलब कई बार कहीं जाने भी चली जाती है। तो ऐसी कोई व्यवस्था रखे ताकि वहां तक जैसे अभी आशा है, प्रोग्राम्स हैं या फिर दाई प्रोग्राम्स है जिनके अंदर वहां पे उनको सिखाया जाता है, तो वहीं पे जाके वो डिलीवरीज करवाती है। इसके अलावा उनके बारे में उनको बताया जाए घर घर जाके कि किस तरीके से क्या क्या बीमारी हो सकती है, बच्चे का किस तरीके से ध्यान रखे, जब प्रेग्नेंट लेडी है उसको किस तरीके का ध्यान रखना चाहिए, खान पान का क्या ध्यान रखना चाहिए। ये सब ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए जहाँ पे हम इन लोगों को बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन का आज भी आंकड़े पढ़ रहा था, आप लोगों को तो ज्यादा बेहतर होगा कि आज भी हमारे यहाँ पे कुपोषण की जो स्थितियां बनी हुई है, मुझे लगता है कि बहुत चौंकाने वाली पोजीशन है। इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और एक मिशन के रूप में लेना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन बहुत अच्छी बात है मोदी जी, बहुत बढ़िया हुआ, हम देखते भी है, असर भी हुआ उसका। कोई हमारे जो वास्तव मॉरल ड्यूटी है उसको आपने अवेयर किया, लेकिन कुपोषण के खिलाफ आपकी जंग वास्तव में होनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि इस बजट में कोई ऐसी चीज आप हाथ में जरूर लें जिसका रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए कि हाँ बजट दिख रहा था। चारू जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं, बहुत शॉर्ट में चाहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इसको किसी तरह से ऐसा किया जा सकता है या हम उम्मीद कर सकते हैं खासकर रूरल बेल्ट के लिए। ये इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि कुटीर उद्योग को आपने छेड़ा था, कुछ फैक्ट्री प्रोडक्ट्स ऐसे हों जो रूरल बेल्ट से बनाए जा सकते हो, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्री, कुछ कलपुर्जे ऐसे बनकर के आए जो टूल्स हों चाहे दूसरी चीजें, ताकि कुछ रूरल बेल्ट पे भी फोकस किया जा सके और वहां से पलायन रुक सके, क्योंकि पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, इसके लिए तो सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाएं काम कर सकती हैं, जिनमें हुनर है किसी भी तरह का, उनको एक उचित प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो अपने सामान की मार्केटिंग कर सके। और एक ब्रांड के रूप में इसको विभाग को चाहिए, महिला बाल विकास को चाहिए कि वो इस तरीके से महिलाओं को प्लेटफॉर्म दे कि उस ब्रांड, क्योंकि अब क्या है कि लोग ब्रांड आधारित चीजों का प्रयोग करना पसंद करते हैं, तो ब्रांड आधारित उसको एक अपने सिस्टम में लेकर के आए ताकि लोग डेली यूज के लिए कभी भी जो बाहर की कंपनीज के जो सामान प्रयोग में लाते हैं उसकी जगह वो स्वदेशी और एक जिसे कहेंगे कि तुरंत बिना खराब होने वाला या तुरंत जो भी तैयार होकर के आए वो सामान उसको यूज में लेंगे, जो कि ज्यादा स्वच्छ होगा, पौष्टिक होगा। इस चीज का जो है विश्वास उस ब्रांड के साथ लाया जाए ताकि महिलाएं काम कर सके। दूसरा जी, समय कम है, मैं दीक्षा जी आपके पास में जाना चाहूंगा और बहुत ही शॉर्ट में आप बता दीजिए, आप एक पार्टी वर्कर्स तो हैं लेकिन एक महिला भी हैं। मैं एक महिला भी हूं, मैं कथक नृत्यांगना भी हूं, मैं एक मां भी हूं। और सब बातों को सोचने के बाद हम जब बजट देखते हैं, पिछला जो बजट था उसमें भी बहुत बड़ा सुधार देखा, और ये जो बजट है ये बहुत ही बड़े सुधार के साथ पुनः हम लोगों के बीच में होगा, जिसका सबसे बड़ा मैं आपको बताती हूँ। हम लोग बार बार बात कर रहे हैं दवाइयों की, गांव में डॉक्टर साहब कह रहे हैं दवाइयां नहीं पहुंचती है। ऐसे 3000 औषधि केंद्र है जहां 800 दवाइयां बहुत रिजनेबल प्राइजेस पे। बहुत एक निवेदन करना चाहूंगा, आयुष्मान भारत, आप मैटर को नहीं समझ पा रही है दीक्षा जी, आप समझ नहीं पा रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, तो बता रही मैं बजट हर एक बजट पार्टी का प्रचार नहीं, मैं मेरी पार्टी का काम बता रही हूँ, जो मुझे करना है, जो मुझे बताना है आपको। नहीं, आप भी देखिए, आप सुन नहीं रही है दीक्षा जी, आप सुन नहीं रही है। मैं ये कह रहा हूं, आप एक मिनट के लिए सुनिए, आप सुनिए तो सही, एक बात सुनिए। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं, उम्मीद किसी को भी होती है, मैं अगर यहां पे अगर न्यूज हेड भी हूं, एडिटर हूं, तो मेरी भी अपनी कुछ अपेक्षाएं होती है। मैं सिर्फ वो अपेक्षा जानना चाहता हूं एक महिला के नाते। आप ये मत बताइए हमने ये किया, उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। आपने कुछ किया जब तो आपको सीटें मिली है। सबसे ज्यादा फोकस जो है महिला में बाल विकास पर है। दूसरा जो मैंने आपको कहा, गर्भवती महिला और जो कुपोषण का शिकार है, तो जो पोषण अभियान बहुत बढ़कर के आएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, लास्ट बजट एज वेल एज दिस बजट ये बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। महिलाओं के लिए जो स्किल डेवलपमेंट का काम है, हमारे शहरों में तो कई सारे
स्किल डेवलपमेंट Centers के में। सेंटर्स बने हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि रूरल एरिया में बने और रूरल एरिया में महिलाओं को गांव लेवल पर जा रहे हैं। स्वावलंबी करके उनको इस लायक बनाया जाए कि बिजनेस कैसे करना है, दूसरा उनको गाइड किया जाए। 500 कि करोड़ ये का बजट scheme है जो इसके आप लिए लोगों ने और बनाई बहुत है, हद तक गांव में ये चीजें जाए। वो उन तक बिल्कुल, पहुंचे, ये सिर्फ बिल्कुल। एक अगर ऐसा करेंगे तो गवर्नमेंट की जो मुद्रा लोन योजना है वही मैं कह उसका रही भी हूँ, बेनिफिट ज्यादा मिल सकता 184 करोड़ है। इसका इसको थोड़ा सा डेवलपमेंट ध्यान का देने की बजट है जरूरत है। और चलिए 500 करोड़ तो शक्ति बजट केंद्र का 2019-20 को लेकर के हमने चर्चा की। हमारी पहली ये आज सीरीज थी और महिलाओं को लेकर के हमने कोशिश की है कि किस तरह की चर्चाएं आम जन के बीच होती हैं, वो एक बानगी आप तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आम बजट 2019-20 के लिए हमारी खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।